राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मशहूर कलाकार विवान सुंदरम। विवान सुंदरम आधुनिक कला जगत में अपनी अनोखी रचनाशीलता के लिए मशहूर विवान सुंदरम कला के बीच ही पैदा हुए। जानी मानी पेंटर अमृता शेरगिल के भांजे विवान सुंदरम ने कला की बारीकियां बड़ौदा आर्ट कॉलेज से सीखी और उनकी कला में नए तनाव आए लंदन के स्लेट स्कूल में पढ़ाई के दौरान। आज विवान सुंदरम लगातार नए नए प्रयोगों के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश में लगे हैं। विवान सुंदरम के लिए माध्यम कभी मजबूरी नहीं रहा। कला को फैशन के साथ मिलाकर जब उन्होंने एक शो किया तो उसकी चर्चा दूर दूर तक पहुंची। इंस्टॉलेशन आर्ट, वीडियो आर्ट, डिजिटल कोलाज और हर तरह के तकनीकी मिश्रण से विवान सुंदरम नए कला अनुभवों को संभव बनाते हैं। स्वागत है विवान जी प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। विवान जी, बताइए कि आपने जब कला की दुनिया में कदम रखा तो आपकी उम्र कितनी थी और किन परिस्थितियों में आपने कला को चुना? मेरा जन्म तो शिमला में हुआ 1943 में, अमृता शेरगिल के स्टूडियो में। तो उसका मतलब है कि शुरुआत में बचपन से ही मैं पेंटिंग्स मेरे सामने थे और मैं जानता नहीं था कि ये क्या है, पर पेंटिंग्स तो थे। तो धीरे धीरे पता लग गया कि ये अमृता शेरगिल एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट थी। तो इन वन सेंस आई वाज बोर्न विद आर्ट। कला सब जगह मेरे माहौल में था। तो आपने जो सबसे पहली पेंटिंग बनाई होगी वो किस मीडियम में और उसमें सब्जेक्ट क्या रहा होगा? ऐसे हुआ जब मैं स्कूल में था तो मैंने कुछ गलत सब्जेक्ट्स लिए, हायर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। और फिर जब फाइनल एग्ज़ाम के पास में आ रहा था तो कुछ ट्यूशन करते थे घर में। तो मेरा ट्यूटर, उसको लगा कि ये कुछ खास करेगा नहीं। तो जब 10-12 साल के होते हैं तो सब लोग कुछ ना कुछ पेंटिंग बनाते हैं। तो वो तो मैंने छोड़ दिया था कि ये तो बच्चों का खेल होता है। बट उन्होंने बड़ा परसिस्ट किया कि विवान, आपको कुछ पेंटिंग क्यों नहीं करते? तो एक दिन मैं कुछ 1 साल पर फाइनल एग्ज़ाम के पहले बस आर्ट स्कूल के अंदर चला गया और पेंटिंग शुरू किया। एंड ऑफ कोर्स सबसे जो रोमांटिक पेंटिंग्स, मॉडर्न रोमांटिक पेंटिंग्स जो हम बना सकते हैं, वो मैंने बनाया वान गॉफ के इंस्पिरेशन में। तो आई कैन से वान गॉफ वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट दैट इंस्पायर्ड। जो आपने बनाया उसमें क्या था? उसमें 2-3 पेंटिंग तो बहुत मशहूर थे। एक कुछ स्टारी नाइट पर और एक फील्ड है, वीट फील्ड का। ऐसे 2-3 पेंटिंग्स थे जो वेरी ऑलमोस्ट कॉपीड देम। फिर बाद में इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल में, पोस्ट इम्प्रेशन स्टाइल में आई वुड पेंट लैंडस्केप्स मेनली। तो जो ये कला के की प्रेरणाएं थीं वो आपको कहाँ से मिल रही थीं? क्या जो आपसे पहले जो मास्टर्स थे उनको देखकर उनसे इंस्पिरेशन लिया जा रहा था, या जो आपके इर्द गिर्द सोसाइटी थी, जो एनवायरनमेंट था, उससे आप इंस्पायर हो रहे थे? क्या था वो? एक तो बहुत माहौल था घर में अमृता शेरगिल का। बट जब मैंने ये कुछ पेंटिंग शुरू की तो वेस्टर्न पोस्ट इम्प्रेशन, जिसको पोस्ट इम्प्रेशनिज़म कहते हैं, इम्प्रेशनिज़म, पोस्ट इम्प्रेशनिज़म, उसके साथ मेरा कुछ आसानी से एफिनिटी बन गया। एंड देन जब स्कूल से पास हो गया तो फिर बात हुई कि मैं कहाँ आगे पढूं, कौन से आर्ट स्कूल में। तो कुछ बाहर जाने का था, पर फाइनली इन्फॉर्मेशन मिला और कि बड़ौदा में हिंदुस्तान में सबसे अच्छा आर्ट स्कूल है।
जो आधुनिक आर्ट स्कूल है, नया स्कूल है, जो कॉलोनियल आर्ट स्कूल से वो फ़र्क है, क्योंकि इट स्टार्टेड इन द अर्ली 50s। तो उनका बड़ौदा आर्ट स्कूल का MS यूनिवर्सिटी में जो आर्ट एजुकेशन था, इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कलकत्ता या बॉम्बे या मद्रास के आर्ट स्कूल से। एंड मैं फिर 1961 में बड़ौदा गया। बड़ौदा में कौन टीचर्स थे जो आपको पढ़ा रहे थे? जब हम थे तो मुझे लगता कि वो तो सबसे अच्छे दिन थे, सबसे ग्रेट टीचर्स थे। तो प्रोफेसर बेंद्रे थे डीन, जो बड़े मशहूर पेंटर थे, एंड इनफैक्ट ही इज़ द सेम जनरेशन ऑफ अमृता शेरगिल। उसके अलावा KG सुब्रमण्यम थे, शंखु चौधरी थे। सो दीज वर वेरी इम्पोर्टेंट एंड ग्रेट आर्टिस्ट। और उन्होंने भी जो भी बड़ौदा का जो नया मेथड ऑफ एजुकेशन था, इट ऑल्सो गॉट कनेक्टेड टू द स्कूल ऑफ शांति निकेतन, बिकॉज दोनों सुब्रमण्यम और शंखु चौधरी शांति निकेतन के थे। तो उससे जो मॉडर्न इंडियन आर्ट है उसके साथ जुड़ गया। बिकॉज नॉर्मली हमारा इम्प्रेशन है और मॉडर्न आर्टिस्ट का था कि बंगाल स्कूल कुछ रिवाइवलिस्ट टेंडेंसी में फंस गया और बहुत पीछे रह गया। बट ज़्यादातर लोग और अभी भी दे डू नॉट डिफ्रेंशिएट। जो शांति निकेतन और बंगाल स्कूल में काफ़ी डिफरेंस है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था। एंड आर्टिस्ट जैसे रामकिंकर बैज, जिनकी रेट्रोस्पेक्टिव अभी चल रही है, या विनोद बिहारी मुखर्जी, जो इनके प्रोफेसर चौधरी और प्रोफेसर सुब्रमण्यम के टीचर्स थे, कि उन्होंने बहुत अलग किस्म का एक माहौल शुरू किया था, जो बड़ौदा पर काफ़ी असर हुआ। आपने बेंद्रे का नाम लिया, आपने KG सुब्रमण्यम का नाम लिया, आपने शंखु चौधरी का नाम लिया। देखिए कि ये सभी अपनी अपनी तरह के मास्टर लोग थे। मॉडर्न इंडियन आर्ट क्या होगा, वो कैसे आपको समझाते थे? जाहिर है कि उन पर भी किसी जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है उसका कोई असर होता होगा, लेकिन उसको वो इंडियन मॉडर्निटी से कैसे बाइफरकेट करते होंगे? क्या आपका एक्सपीरियंस है? ज़्यादातर जो मॉडर्न इंडियन आर्ट, वेदर ये लोग या दूसरे लोग, आफ्टर ऑल अमृता शेरगिल ने पेरिस में स्टडी किया था, पर जैसे ही वापस आए, कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का वो समय था, मिड 1930s, तो शी ऑल्सो वांटेड टू, मतलब कि जितना भी वो अपना रिश्ता, रिलेशनशिप, ज्ञान जो हम इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन क्लासिकल आर्ट, जनता से मिनिएचर लेकर, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया समझने के लिए और अपने आर्ट में लाने के लिए। और शांति निकेतन में भी वेस्टर्न मॉडर्निज़म को लेके टू कनेक्टेड टू ईस्टर्न ट्रेडिशंस एंड ऑल्सो टू सोशल एक्शंस, जो उस समय मतलब काफ़ी पावरफुल था, कि इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रियलिटी, सोशल मूवमेंट्स जो लेट 30s 1940s में, सो दैट वी नो दैट वेदर रामकिंकर बैज, चित्त प्रसाद, ये सब लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस थे फ्रॉम सोशल मूवमेंट्स, फ्रॉम मूवमेंट्स connected with culture and art with the Communist Party even at that earlier period. अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे मशहूर कलाकार विवान सुंदरम के साथ। वो पेंटिंग्स कोल टार से बनाते थे, कील ठोकते थे, जलाते थे। सो इट वाज अ वेरी डायनामिक और रेडिकल मोमेंट। तो आप जानते हैं कि बाय द टाइम 68 केम, और जिसको May 68 कहते हैं, जिसमें फ्रांस से एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इट वाज आल्सो एंटी अमेरिकन पोजीशन अगेंस्ट द वॉर इन वियतनाम। सो ये सब चीज़ मिलके मेरे पर बहुत बड़ा असर हुआ। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ हैं मशहूर कलाकार विवान सुंदरम। विवान जी, आपने कहा कि बड़ौदा के आर्ट स्कूल में पढ़ने के दौरान एक शायद नई दुनिया आपके सामने खुली। बड़ौदा में ही एक तो
सुब्रमण्यम एक्टिव हैं, पर यंगर जनरेशन आर्टिस्ट भी थे जिनका अभी भी बहुत नाम है, और सबसे मशहूर हैं जयराम पटेल, फिर हिम्मत शाह। तो ये दोनों आर्टिस्ट ने बिल्कुल अलग किस्म का एक नया रेडिकल मॉडर्निटी बड़ौदा में शुरू किया, और उनका असर मेरे पर काफ़ी हुआ। वो पेंटिंग्स कोल टार से बनाते थे, कील ठोकते थे, जलाते थे। सो इट वाज अ वेरी डायनामिक और रेडिकल मोमेंट आर्ट स्कूल के अंदर। हिम्मत शाह की बात है। हाँ, हिम्मत शाह और जयराम पटेल। हाँ, तो उसका वो सबसे बहुत बड़ा असर हुआ। फिर करीबन उसी समय मैं 1965 की बात कर सकता हूँ, जो एक नया मूवमेंट और इंडिया में वो उसका असर हुआ जिसको पॉप आर्ट कहते हैं। तो ऐसे मेरे पर काफ़ी उस पर इन्फ्लुएंस हुआ, और मैं मेरी पहला जो शो था 1966 में, इट कैन बी कॉल्ड पॉप आर्ट। इसका मतलब ये कहा जाए, ये आपका पहला काम भी था एक तरह से सोलो एग्जीबिशन के लिए। शुरू से ही आपने मीडियम में बंद कर काम करना को नहीं चुना, ऐसा लगता है, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। आपने कहा 65, 66, 67, ये पीरियड एक बड़े पॉलिटिकल सोशल टर्मोइल का पीरियड है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में। हाँ, आपने बहुत ठीक सवाल पूछा है, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, और मैं लंदन गया 1966 में। तो आप जानते हैं कि बाय द टाइम 68 के, वो जिसको मई 68 कहते हैं, जिसमें फ्रांस से एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इट वाज आल्सो एंटी अमेरिकन पोजीशन अगेंस्ट द वॉर इन वियतनाम। सो ये सब चीज़ मिल के मेरे पर बहुत बड़ा असर हुआ। और जो मई 68 का जो इन्फ्लुएंस रहा ऑफ चेंजिंग सोसाइटी, ऑफ टेकिंग एन एनर्किस्ट पोजीशन, ऑफ क्वेश्चनिंग ऑल इंस्टीट्यूशंस, ऑफ क्वेश्चनिंग आर्ट क्या है, किसके लिए है, क्यों बनाते हैं, तो उस पर उसका जो मेरे पर बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। एंड जैसे मैंने कहा, जब मई 68 आया, सो देन द वर्ल्ड केम टू द आर्ट स्कूल। सबसे मतलब पहले बार मैंने रेसिज्म का नाम सुना। सो मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे क्लास बैकग्राउंड के कारण से, आई हैड नॉट एक्सपीरियंस व्हाट वुड बी रेसिज्म। सो लाइक दैट स्लोली दुनिया के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में I gained knowledge, and then I came back to India and then made contact with political groups. देखिए, आप की खुशकिस्मती थी कि जिस तरह का आपको बैकग्राउंड मिला और जिस तरह के स्कूल्स में जिन मास्टर्स के साथ आपकी ट्रेनिंग हुई, आपके लिए आसान था कि आप एक पॉलिटिकली कॉन्शियस आर्ट प्रैक्टिस में उतर सकें। आप क्या पाते हैं कि अभी जो है कला की स्थिति हम लोगों के यहाँ, एक तरफ मॉडर्न आर्ट है जो जनरल परसेप्शन में उसे हिब्रू से ज़्यादा की हैसियत हासिल नहीं है, और जो फिगरेटिव आर्ट है वो आपका पर्पस सॉल्व नहीं करती। तो ऐसे में जब आप देखते हैं तो नहीं लगता कि ये एक आइलैंड है जिस पर आप भी रह रहे हैं और आपके साथी लोग भी रह रहे हैं? नहीं, आप ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज एक तरफ से कहते हैं कि वी आर एन अंडर डेवलप्ड मॉडर्निटी, मतलब कि इन ऑल एरियाज। बट आई थिंक कि जो पेस ऑफ डेवलपमेंट एक इक्वल डेवलपमेंट नहीं होता है। कोई चीज़ एक समय पर अराइव होता है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, फिर वो बढ़ता जाता है कि इसको हम मॉडर्न आर्ट कहते हैं ना। उसके बाद वो फर्स्ट इम्पल्स के बाद देन द सोसाइटी हैज़ टू पिक इट अप एंड से कि हाँ, we are a modern secular society, we have to consider कि संस्कृति, कल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एंड therefore we must build and create institution. But मुझे लगता है कि ये जो आप आइलैंड के बारे में कह रहे हैं कि ये आइलैंड को ब्रेक करने के लिए you have to create proactive activity to bring people to the island.
अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे विवान सुंदरम के साथ। जो मैंने एक बहुत कुछ अजीब सा लीप लिया है, जो लोग को अजीब लगा है कि मैं गारमेंट्स बना रहा हूँ और आई कॉल दम एक किस्म के स्कल्पचरल गारमेंट्स, एक किस्म के मूर्ति हैं, बट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद फैशन। टुडे विद इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, with new ideas, अब फैशन इज़ समथिंग विच अट्रैक्ट्स नाउ मिलियंस ऑफ पीपल। एक कोई छोटी सी एलीट ऑडियंस नहीं है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज है हमारे साथ मशहूर चित्रकार विवान सुंदरम। विवान जी, आपने कहा कि लोगों को भी कला तक लाया जाना चाहिए। इस सिलसिले में आप सहमत के साथ मिलकर काफ़ी कोशिशें करते हैं, आप और आपके साथी। क्या अनुभव रहा लोगों को कला तक लाने का? आर्ट में जो मेरा कनेक्शन रहा है इज़ टू थिंक ऑफ इनोवेटिव वेज, नए तरीके जिधर हम इमेजेस को और फॉर्म्स को और जो भी थीम है, हम इसको जो नॉर्मल कन्वेंशंस हैं उनसे बाहर कैसे ले जाएं। एंड उस लेवल से दोनों आर्टिस्ट एज वेल एज पब्लिक टू द एक्सटेंट के हम पहुंच सके थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, I would say fairly successful, but it is not a full-time systematic organization. इसमें all artists and other cultural activists, majority are part-time, nobody is paid. So in that spontaneity, I think वो बड़े छोटे तरह से, आप जानते हैं सहमत का तो ऑफिस ही 10 फुट बाय 12 फुट का है और हमने 20 साल से काम चलाया है। And in the public domain, through the media, through getting our message out, we have always been बिल्कुल सामने जब conflicts हुए हैं between Hindus and Muslims, we have brought together, मतलब बहुत कम classical musicians एक मंच पर आते हैं which is political of nature, but they have realized also कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ने के लिए we cannot divide, we have to bring together. एक और एरिया है आर्ट क्रिटिसिज्म और आर्ट एप्रिसिएशन का, जिसमें अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें तो एक एलिटिस्ट एक नोशन हमेशा रहा है, और जिसमें जैसे ही आप थोड़ा फाइन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपने काम में तो एब्स्ट्रैक्शन आता ही है। तो एक तरफ वो है और दूसरी तरफ इस तरह के काम को जो ज़्यादा कन्फ्रंटिंग है और ज़्यादा शेयरिंग है, जिसका एक मास अपील है, उसको ये कहना कि वो मेलोड्रामेटिक है और ज़्यादा डायरेक्ट है, नैरेटिव है, इस पर आप क्या कहते हैं? आई थिंक आर्ट के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं और उनके फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, और अलग हिस्टोरिकल मोमेंट्स में एक किस्म का लैंग्वेज, भाषा जब आप इस्तेमाल करते हैं, आप मेलोड्रामेटिक का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी सिचुएशन के लिए द नीड ऑफ द आवर इज़ के इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन, इस किस्म की इमेजरी, इस किस्म का कंटेंट बहुत ज़रूरी है। तो अब राम किंकर बैज का हम रेफरेंस ले सकते हैं बिकॉज उनके सेंटिनरी चल रही है। तो उनका जो एक्सप्रेशनिज्म था उनका और देवी प्रसाद चौधरी का उसमें फ़र्क है, और वो फ़र्क क्या है? बिकॉज़ फाइनली राम किंकर बैज में एक किस्म की इंडिविजुअलिटी है। सो हियर इज़ एग्जांपल ऑफ राम किंकर बैज हु कुड ब्रिंग एक किस्म का जो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल फीलिंग, इंटरनल इमोशंस जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। And then the period comes when abstract art can also communicate, and it communicates of course with greater and different demands. आम जनता को समझ नहीं आती बिकॉज जो भी माहौल है इट सेज के आप फिगर पेंट करो, उनका चेहरा समझ सकते हो क्या है, कौन है। तो अमृता शेरगिल obviously will be far more popular than
let us say even Vinod Bihari Mukherjee, because he was already abstracting in a different way. अब देखिए न्यू मीडिया, यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, डिजिटल वीडियो, इतने सारी चीज़ आ गए हैं, एंड द यंगर जनरेशन wants that if they live day and night by the electronic media and moving images, और आप हमारे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में जाएंगे और एक भी वीडियो आपको दिखाई नहीं देगा, then you will feel कि ये कौन सी दुनिया में ये रहते हैं. Whereas in the West you go now, I just saw that Kiran Nadar Museum, जो अभी तक पेंटिंग्स ही दिखाते थे, अब बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन रणवीर कलेका का है, तो सडनली यू गेट अ शॉक कि ये तो वीडियो इसमें है. अब आम जनता के लिए किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन में वीडियो है, तो इफ़ इट इज़ इन सच यूज़, देन इफ़ आर्टिस्ट आर नॉट मेकिंग दैट आर्ट विद द वीडियो एंड इंस्टीट्यूशंस में वो परचेस नहीं कर रहे और डिस्प्ले नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर नॉट कीपिंग अप विद द टाइम जो आजकल हो रहा है और जो यंगर लोग डिमांड कर रहे हैं. I was the first artist to digitally use digital technology to digitally manipulate photographs. अब ज़्यादातर हम कहते हैं a photograph tells the truth, but in the age of digital there is no truth. A new truth is being made. Finally जो आप कहते हैं by manipulating एक इमेज दूसरे इमेज के साथ, जो दोनों फोटोग्राफ्स अलग अलग टाइम और लोकेशन में लिए गए थे और आप उसको जोड़ दो, बट इफ़ यू आर सेइंग समथिंग, कोई रिश्ते के बारे में बिटवीन डॉटर एंड फादर, बिटवीन सिस्टर्स, यू आर ट्राइंग टू स्पीक अबाउट रिलेशनशिप्स, एंड ये डिजिटल टेक्नोलॉजी अलाउज दैट विद ग्रेटर बट आसानी से, फ्रीडम से, तो आप फिर व्यूअर्स को भी एक नया ढंग का दिखाने का बता रहे हैं. जो मैंने एक बहुत कुछ अजीब सा लीप लिया है, जो लोग को अजीब लगा है, कि मैं गारमेंट्स बना रहा हूँ और आई कॉल दम एक किस्म के स्कल्पचरल गारमेंट्स, एक किस्म के मूर्ति हैं, बट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद फैशन, बिकॉज मॉडल्स कैन वेयर देम और साथ साथ एक्टर्स एंड डांसर्स ऑल्सो can wear them. So the garment gets the sculptural, जो sculpture हम कहते हैं, जो static होता है, जो एक जगह में रखा जाता है, कि it has a movement, it has a dynamic, and that today with electronic technology, with new ideas, fashion is something which attracts, you know, now millions of people. एक कोई छोटी सी elite audience नहीं है. Because the availability, उसकी जो image through the electronic media mainly, but magazines also, it spreads that. So when an artist says I'm also doing fashion, एक level से लगता है कि you are sold out to something commercial. But मैं काफ़ी confident हूँ कि मैंने काफ़ी questions about क्या materials मैं use कर रहा हूँ, उसको मैं क्या convey कर रहा हूँ. फिर मैंने सोचा कि मैं जो garments बनाऊँगा, इट विल बी मेड ऑफ जो ट्रैश है, जो गार्बेज है, जो डस्टबिन में फेंका गया है या कबाड़ी से आप ख़रीदते हैं, या जो भी ऑब्जेक्ट्स मार्केट में लगता है कि आप लेके उसका कुछ बना सकते हैं. सो इसमें मतलब फ्रॉम ओल्ड ट्रक टायर ट्यूब्स और बाइसिकल ट्यूब्स और कार ट्यूब्स, एक किस्म का वो फ्लो है जो जब आप एक ट्यूब को काट के it makes a kind of very dramatic, एक किस्म का formal dress, an evening gown you can say. दूसरे बहुत सारे items हैं connected with the body, with medical elements, और हर चीज़ में एक color होता है, form होता है, element होता है, which often very बड़े आसानी से आप उसको डमी पर डाल के you can make the garment.
सो देन मुझे लगा कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ थिंकिंग कि ये एक चीज़ है जो व्यूअर को इमीडिएटली पता नहीं लगेगा। एक गारमेंट मैंने बनाया जो सर्जिकल कैप्स, जो बहुत सुंदर बड़े नए मटेरियल से मे बी चाइना में या कोरिया में बने हैं। एंड एक गारमेंट बनाया मैंने कुछ 2-3 हज़ार ये सर्जिकल कैप्स के साथ। सो वो एक किस्म का बिल्कुल फैंटेसी ऑब्जेक्ट बन गया है। नाउ दैट इज़, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप जानते हैं एक लेवल से एक कॉन्टेक्स्ट में, गारमेंट एंड इमेज एंड स्कल्पचर बिकम्स बिल्कुल समथिंग एल्स। एंड इसमें जो फैशन का शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने देखा है कि पब्लिक और बहुत अलग किस्म के पब्लिक, अब ये डमीज़ पर है, इसका मैनिकन्स पर हैं, जब वो देखते हैं तो लगता है कि हम भी इसको पहन सकते हैं और हम भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। नॉर्मली आर्ट दूर रहता है, ये हमारे लिए नहीं है, ये हम इसको टच नहीं कर सकते, बट दैट गिव्स अ काइंड ऑफ एक किस्म का सेंसेशन टू द व्यूअर दैट इट इज़ ऑल्सो कैन बी योर्स। एंड वो एस्पेक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इधर रविंद्र भवन गैलरीज़ में एक किस्म का रैंप शो किया, मतलब वॉक शो, एंड 30 गारमेंट्स को दे वॉक दैम विद एक्टर्स एंड डांसर्स एंड आर्टिस्ट ने भी पहना है। And I think that's one of the most exciting things, that you can create a space where the जो viewer है, he or she is saying it is this and not that, and I think that is a very intelligent democratization. And हमारे exhibitions भी, if we are able to communicate ये multi points of view, so that जो viewer doesn't just see this painting, there could be other views about it. Text में एक चीज़ होता है, but even in display there are potentials. And आजकल के new exhibitions, new museums have much more of, जिसको interactive कहते हैं, medias allow interactive. आप computer screen पर वो image डालो, फिर what the viewer does. So new technologies create new democracies of looking. बहुत बहुत शुक्रिया विवान जी। ये थे विवान सुंदरम, मशहूर चित्रकार। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर।